हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जब से आई है तब से कुछ न कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो इंडियन मेडिकल प्रोग्राम हो या अब्रॉड मेडिकल प्रोग्राम हो, चाहे एनएमसी 50% बिल के बारे में हो या फिर इस न्यू गैजेट जो कि 2 जून 2023 को पब्लिश किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 को लाया गया है, जहां पे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अंतर्गत आने वाले आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और बाकी चीज़ों को फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर में क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं और इनकी बेनिफिट्स क्या है और क्या चैलेंजेस इनको फेस करना होगा इसे इम्प्लीमेंट करने में। और साथ ही में इस वीडियो में हमारे साथ में आखिर तक बनिए रहिएगा, क्योंकि एक केस स्टडी के द्वारा मैं आपको कॉमन काउंसलिंग के प्रोसेस फ्लो को बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ सैलिएंट फीचर्स बताता हूं इस न्यू रेगुलेशंस का, जो कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के नाम से जाना जाएगा। यहां पे यूजीएमईबी यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जाननी है वो 5 हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेशन तीनों टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे होगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड डीम्ड। मिनिमम एज लिमिट के ऊपर में नया अमेंडमेंट आया है, यानी कि अब जो एज का कैलकुलेशन होगा मिनिमम एज 17 इयर्स का रहेगा, जो कि पहले भी था, बट कैलकुलेशन जो होगा ये एज ऑन 31 ऑफ जनवरी होगा, ना कि एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर। यानी कि पहले 31 ऑफ दिसंबर को जो बच्चे 17 इयर्स का एज अटेंड कर रहे होते थे, जिस साल नीट का एग्जामिनेशन वो देते थे, तो उनको एलिजिबल माना जाता था। अब जिन बच्चों का 31 ऑफ जनवरी को 17 इयर्स का एज पूरा हो रहा होगा उनको ही कंसीडर किया जाएगा इस एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये एज का क्राइटेरिया बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि फुलफिल नहीं कर पाएंगे न्यू गाइडलाइन के अंदर। तो कॉमन काउंसलिंग एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट है इस नए रेगुलेशन का, जो कि मैं बोलूँगा बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है एनएमसी की तरफ से, जो कि काउंसलिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई तो करेगा ही, साथ ही साथ में एक रियलिस्टिक कट ऑफ का भी आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो कॉमन काउंसलिंग में आपको प्राइवेट, डीम्ड और गवर्नमेंट तीनों तरह के इंस्टीट्यूशंस की एक सिंगल काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बारे में मैं आगे इस सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के ऊपर में भी एम्फेसिस रहेगा एनएमसी का, जो कि एनएमसी 50% का जो बिल पहले से ही पास किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब शायद ये एक्सपेडाइट करेंगे सारे प्रोसेस को। इसके बाद में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है, वो ये है कि आपको फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल को क्लियर करने के लिए टोटल 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो 4 इयर्स में आपको इनको कंप्लीट करना है, आपको सेकेंड ईयर में प्रोग्रेस कर जाना है, अदरवाइज आपको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। और जो टोटल टेन्योर है आपके कोर्स के कंप्लीशन का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जो कि 5.5 ईयर का इन जनरल है, यानी कि एक्चुअल ये टाइम फ्रेम होता है, बट आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल 9 इयर्स का टाइम फ्रेम आपको मिलेगा, यानी कि इस 9 इयर्स में आपको कंप्लीट कर लेना है अपने कोर्स को। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा कई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत गैप है। गैप ये है क्या कि अगर एनएमसी ईमानदारी से ऑडिट अगर करे इंस्टीट्यूशंस की, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं शायद इनको परमिशन ही ना मिले, बट किसी भी तरीके से अगर इन कॉलेजेस को परमिशन मिली और स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहाँ पे सही अप्रोच नहीं रहता है मैनेजमेंट का, अच्छे फैकल्टीज नहीं होते हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, पेशेंट्स एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो बच्चों का क्या होगा जिनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, और वो बच्चे फिर क्या करेंगे। ड्रीम तो सबका होता है और सबका एक जैसा ड्रीम अगर है जो कि डॉक्टर बनने का, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से किसी भी तरीके का ये पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों के साथ में। तो इंस्टीट्यूशन अच्छे लेवल का जरूर होना चाहिए, इस पे भी एनएमसी को ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन पैरेलली कोई भी एडमिशन प्रोसेस को नहीं कर सकता है कॉलेज लेवल पे अनटिल अनलेस एनएमसी उसे अलाउ करती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिखेगा तो उनको बहुत ही हैविली पेनलाइज किया जाएगा, जहाँ पे उनकी
टोटल फीस या फिर 1 करोड़ का अमाउंट भी उनको पेनल्टी में पे करना पड़ सकता है। सेकेंड इंस्टेंस में उनको डबल ऑफ द ट्यूशन फीस उनको पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। और अगर इसके बाद में इंस्टीट्यूशन इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नजर आए तो उनको एडमिशन लेने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सब सारे फीचर्स हैं इस नए रेगुलेशंस के। अब कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कॉमन काउंसलिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? हालांकि जो गैजेट है उसमें ये कहा गया है कि इसका इन्फोर्समेंट जो इनको इन्फोर्स में लाया जाएगा वो उसी डेट से लाएगा जिस डेट को इसे पब्लिश किया गया है। यानी कि अगर हम इसे मान लें तो 2 जून 2023 से ये जब पब्लिश किया गया तब से ये ऑलरेडी इन्फोर्स हो चुका है। बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस हैं जो कि अभी इनको फेस करना है और इसमें वॉलंटरली सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स हैं और सबसे कॉमन कंसेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं कि एनएमसी 50% को भी लेकर के अब तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है। 2021 और 22 में बहुत डिस्कशंस थी इसके ऊपर में, बट 2023 में कोई भी डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। तो एनएमसी अगर कोई भी रूल्स को लेकर के आती है तो इंश्योर करे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अप्रोप्रिएटली और सही समय पे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन काउंसलिंग के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपकी सारी प्रोसेस जो इतनी कॉम्प्लेक्स थी पहले वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। आपको मल्टीपल फॉर्म्स नहीं फिलअप करने होंगे। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक फॉर्म फिलिंग के बेसिस पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आपको मल्टीपल स्टेट्स के बारे में नहीं सोचना होगा कि चलो पहले हम ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद में हम स्टेट में 85% में अपनी पोजीशन देख लेंगे, फिर राउंड 2 में हम डिसीजन लेंगे। तो अब आपका डिसीजन जो मेकिंग होगा वो राउंड 1 में ही अप्रोप्रिएट वे में होगा क्योंकि आपको रियलिस्टिक कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगे। तो जब सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस एक ही काउंसलिंग में आ जाएंगे तो उस वक्त आपकी सारी प्रोसेस सिंपल हो जाएगी। आपको मॉप अप या फिर स्ट्रे राउंड तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एनएमसी इस कॉमन काउंसलिंग का क्या स्ट्रक्चर तैयार करती है वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि क्या राउंड 1 राउंड 2 के बाद में स्ट्रे राउंड को भी रखा जाएगा। तो ये अभी डिस्कशन ओपन रखा जाएगा इसके ऊपर में, जब भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल कॉमन काउंसलिंग में आपके टाइम एंड मनी दोनों का सेविंग होगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप होगा एनएमसी की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी कॉमन काउंसलिंग को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहला ये है क्या कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना। हमने पहले भी देखा है कि काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं, टेक्निकल एरर्स आते हैं, जो कि एक छोटा सा काउंसलिंग का पार्ट था जहां पे सिर्फ एमसीसी एक काउंसलिंग को कंडक्ट कराती थी, तब इतनी सारी डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलते थे। रिजल्ट को पब्लिश किया जाता था, फिर वापस उसे ले लिया जाता था, फिर बाद में फिर से रोल आउट किया जाता था। तो इन सब टेक्निकलिटी को ध्यान में रखना है, इन टेक्निकल एरर्स को दूर करना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि यूजर्स को यानी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। दूसरा ये है कि सारे स्टेट की तरफ से वॉलंटरली एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि इस कॉमन काउंसलिंग में अपने आप को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते, जैसे तमिलनाडु। अगर इस तरह से कुछ और भी स्टेट्स होंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा इसको पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल बना पाना। तो सारे स्टेट्स को इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर वो आते हैं तो स्टूडेंट कॉमन काउंसलिंग के थ्रू उनके स्टेट में आएंगे एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी रिजर्वेशन पॉलिसीज को अगर अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके इस प्रोसेस को किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अफोर्डेबल फीस को लेकर के जो बातें कही गई है इस नए रेगुलेशन में, वहां पे एनएमसी 50% का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। 2021 और 22 में जितनी चर्चाएं हो रही थी, इस वक्त बिल्कुल इस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा है जिसके ऊपर में बहुत ज़्यादा पॉइंट रेज करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन रेज करने की ज़रूरत है और इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम कंस्ट्रेंट एक अगला चैलेंज है। क्योंकि बहुत कम समय में इन सारे प्रोसेस को करना है अगर काउंसलिंग को डिले नहीं करना है, क्योंकि हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2-3 दिन के अंदर में, और रिजल्ट आने के बाद में विदिन 2 to 3 वीक्स में काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। तो ये सब सारे चैलेंजेस को देख करके यही लगता है कि बहुत कम समय बचता है। फिर भी अगर कॉमन काउंसलिंग को इस बार इंप्लीमेंट कर दिया जाए जैसा हम सब कुछ चाह रहे हैं, तो इस वक्त एक काफ़ी टीडियस टास्क होगा स्टूडेंट एंड पेरेंट के लिए, क्योंकि एज ऑन डेट 695 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे मोर देन 1 लाख सीट्स हैं। तो
तो आपको अपने चॉइस की सीक्वेंसिंग अगर बनानी है, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहा होगा तो एटलीस्ट नियरली 350 मेडिकल कॉलेज हैं अंडर गवर्नमेंट, उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग उसको बनानी होगी और इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए अभी समय बहुत कम है। अगर साथ ही में अगर प्राइवेट और डीम्ड की बात कर लें तो ओवरऑल 695 मेडिकल कॉलेज में अगर सेलेक्टिव बच्चे सिर्फ प्राइवेट और डीम्ड के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी रेशियो ऐसा है कि नियरली 299 मेडिकल कॉलेज जहाँ पे प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्टिंग तैयार करने में टाइम बहुत लगेगा। तो इफेक्टिवली अगर ये 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाता है सक्सेसफुली तो आपके पास में नियरली 1 ईयर का टाइम है जहाँ पे हर दिन आपको एक कॉलेज के बारे में स्टडी करना होगा और अपनी सीक्वेंसिंग आज से तैयार करनी होगी, तब जाकर के आप सही तरीके से कॉमन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर पाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड और न्यू काउंसलिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आया है। ओल्ड में आप देखते थे जहाँ पे एमसीसी और स्टेट दो काउंसलिंग बॉडी होती थी। एमसीसी 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, 100% डीम्ड, एम्स, जिपमा, 85% सीट्स ऑफ डीयू एंड आईपीयू, इन सब की काउंसलिंग के साथ में बीएचयू और एएमयू की भी सीट्स होते थे। और स्टेट में 85% ऑफ द गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट की काउंसलिंग की जाती थी। और अब न्यू काउंसलिंग का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि जहाँ पे एकमात्र सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी और जहाँ पे सारे सीट्स इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया है 15% ऑल इंडिया कोटा के साथ में 85% गवर्नमेंट कोटा सीट्स एंड 100% प्राइवेट की सीट्स भी इस स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दी गई है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को क्लब कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो मिलेंगे, जिस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को वहाँ पे टिक करेंगे वैसे वैसे ऑप्शंस आपके चॉइस फिलिंग में इनेबल कर दिए जाएंगे, जो कि मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। अभी किस स्टडी से आप समझिए क्या प्रोसेस फ्लो हो सकता है कॉमन काउंसलिंग का। यहाँ पे मैंने एक स्कोर लिया है, स्ट्रैटेजी लिया है कि टू सेलेक्ट बेस्ट प्रेफरेंस। स्कोर है 605 का, रैंक है 18,970, कैटेगरी और जो जेंडर है वो मैंने यहाँ पे लिया है जनरल और मेल। डोमिसाइल स्टूडेंट का मैंने कंसिडर किया है हरियाणा, और प्रेफरेंस यहाँ पे इस स्टूडेंट का मैंने ले लिया है कि गवर्नमेंट एंड बेस्ट लो कॉस्ट प्राइवेट, जो कि कॉमन रिक्वायरमेंट होती है हर पेरेंट की, हर स्टूडेंट की। स्कोर ऐसा मैंने लिया है ताकि आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, कैसे काउंसलिंग में आपको अपने ऑप्शंस के साथ में चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कॉमन काउंसलिंग में। जो हमारा अनुमान है उसके हिसाब से पहला स्टेप है जो फॉर्म फिलिंग का होगा, जहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनपुट होगा वो डोमिसाइल और कैटेगरी। सेकंड होगा कि आप प्रेफरेंसेस क्या क्या रख सकते हैं, जैसे 15% ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिम के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर डीयू एंड आईपीयू में आप एलिजिबल हैं, या फिर आप ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस लेगा सिस्टम, और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा और साथ में आपने ओपन स्टेट्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो चॉइसेस भी आपकी इसी हिसाब से इनेबल कर दी जाएंगी। फिर जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास में ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक और स्कोर रेंज में, वो मोस्टली न्यूली ओपन कॉलेज होंगे या फिर वो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि अभी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होंगे। आपको स्टेट का भी मैं बता दूं कि इस स्कोर रेंज में आपके पास में तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, इन स्टेट्स में ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस स्टूडेंट का जो कि डोमिसाइल हरियाणा है, तो इस स्टूडेंट के पास में ऑप्शन अपने स्टेट में भी है 605 पे, जहाँ पे मेवात और फरीदाबाद में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों के ऑप्शंस इसके पास में हैं। साथ ही में ओपन स्टेट्स में भी इसके पास में बहुत अच्छे टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इस स्कोर रेंज में इस स्टूडेंट के पास में जो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के ज़रूर, बट उसके साथ में जो कंडीशंस हैं सर्विस बॉन्ड की, उसको अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो बेटर होगा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर अफोर्ड कर सके तो उसके लिए वो ऑप्शंस बेटर होगा। अब इनका कैसा चॉइस फिलिंग दिखेगा ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो चॉइस फिलिंग में इनके पास में जो पहला ऑप्शन ये डाल सकते हैं SKS मेवात अंडर 85% स्टेट कोटा सीट, फिर दूसरा GMC फरीदाबाद अंडर 85% स्टेट कोटा सीट, तीसरा चिकमंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, इसके बाद में GMC कृष्णागिरी अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। और इससे ऊपर के भी जो बेहतर कॉलेज होंगे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट रियलिस्टिक वे में ये कॉलेजेस के मिलने के ही चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है और ये कॉलेजेस मिले भी हैं इस स्कोर रेंज में।
अब इसके बाद में ओपन स्टेट्स में से इस स्टूडेंट के पास में ऑप्शन आता है जो लो कॉस्ट पे और जो अच्छा इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप रेटेड हो सकता है वो है पंजाब में, केरला में और कर्नाटका में। तो यहाँ पे सीएमसी लुधियाना इसलिए क्योंकि हरियाणा से नियरेस्ट पॉइंट पे सीएमसी लुधियाना है। इसके बाद में सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज कर्नाटका कंसिडरिंग कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस, और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन जुबली मिशन का हो सकता है। तो ओवरऑल बेस्ट सिनारियो में इनके लिए ये चॉइस फिलिंग इफेक्टिवली दिखेगा और बेहतर होगा कि इसको अगर रीअरेंज करते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी है तो इसमें शायद ये सीएमसी लुधियाना को ऊपर में रख करके या फिर हरियाणा में डोमिसाइल कंडीशंस को का बेनिफिट ले करके और साथ में ओपन स्टेट्स के सीट्स को बीच में रख करके और बाद में रिमेनिंग गवर्नमेंट के ऑप्शंस को भी रख करके चल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका कॉमन काउंसलिंग का प्रोसेस ओवरऑल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। इसके ऊपर भी हम और भी डिटेल में वीडियोस पब्लिश करेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और अभी से अपनी तैयारी रखिए, कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए और अपनी प्रेफरेंसेस को अभी से बनाइए ताकि आप काउंसलिंग में जब जाएं तो बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड वे में एक अच्छी डिसीजन ले पाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको एम्पावर करें ताकि आप एक अच्छा आउटपुट देखें और अपने ड्रीम को फुलफिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।